नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की। हर छोटी से लेकर बड़ी खबर की लेकिन शुरुआत पहली महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला व सत्र न्यायालय आज फैसला सुनाने जा रही है। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी हैं। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बीती 29 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अविनाश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अब अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई यानी आज की तारीख तय की है। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पन्ने का आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। तो लगातार सुर्खियों में रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड। आज सबकी निगाहें एडीजे कोर्ट पर। कोटद्वार में पूरे मामले की सुनवाई सुनने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब सबकी निगाहें फैसले पर। क्या हुआ था वो आप देखिए। 8 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक रिजॉर्ट से लापता हुई। परिजनों ने राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। फिर 21 सितंबर 2022 को मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। इधर 21 मई 2022 को मुख्य आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य गिरफ्तार किया गया। मैनेजर सौरभ भास्कर और डेप्यूटी मैनेजर अंकित गुप्ता की भी इसके बाद धरपकड़ हुई, गिरफ्तारी हुई। फिर 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश के चीला नहर से बरामद किया गया। बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। इधर 24 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। दिसंबर 2022 में एसआईटी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में एसआईटी टीम द्वारा 97 गवाहों को शामिल किया गया, जबकि 28 मार्च 2023 कोटद्वार के अपर जिला व सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अब 2 साल 8 महीने तक एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई चली और अब सबकी निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर है। तो बड़ी खबर, जहां पर लगातार 2022 सितंबर 8 तारीख को पेश आई घटना के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला लगातार सुर्खियों में है। रिजॉर्ट का मालिक, उसका मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर सब सवालों के घेरे में रहे। 97 गवाहों को यहां पर एक के बाद एक उनसे जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई। 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। एक एक करके बचाव पक्ष, आरोपी पक्ष दोनों की तरफ से यहां पर दलीलें हुई और अब सबकी निगाहें कोटद्वार की न्यायालय पर। धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। धनराज, लगातार राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला। अब जब 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई, 97 जो गवाह हैं उनके बयानात हुए, आरोपी विपक्ष दोनों पक्षों की दलीलें हुई। अब आज सबकी निगाहें कोटद्वार के जिला न्यायालय की तरफ। बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2022 में ये मामला हुआ था जो अंकिता हत्याकांड का था, और बड़ा ही चर्चित मामला ये उत्तराखंड के अंदर रहा है। तमाम जो विरोध था वो भी उस समय होता हुआ नजर आया था, लेकिन वही देखिएगा कि आज इस पर कोर्ट का फैसला आना है और कोटद्वार कोर्ट में ये मामला चल रहा है और वहां से आज फैसला सुनाया जाना है। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि उस समय जो विवाद हुआ था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो कोर्ट परिसर है उसको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है। उसके साथ ही बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और तमाम
जो सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स है वो भी वहां पर लगाई गई है, क्योंकि मामला बड़ा ही गंभीर है और आज उस पर फैसला आना है। लेकिन देखिएगा कि लगातार जो जनता की मांग थी कि पीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए, वो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। लेकिन आज जिस तरह का फैसला आना है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला आता है और किसके पक्ष में ये फैसला जाता है। लेकिन ये जरूर है कि यदि फैसला पुलकित के पक्ष में जाता है तो इस पर विरोध लगातार देखने को जी। मिलेगा, और यदि अंकिता हत्याकांड के अंकिता के पक्ष में ये पूरा फैसला जाता है तो कहीं ना कहीं इसका स्वागत जरूर जनता करती हुई नजर आएगी। पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर होती हुई नजर आई, क्योंकि जो आरोपी पक्ष है उसका एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ संबंध भी पाया गया, जिसके बाद से ये मामला और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, देखिए कुणाल, आपने सही कहा है कि राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण कहीं न कहीं ये मामला अधिक जिस तरह से कहा जा सकता है कि आग की तरह फैलता हुआ नजर आया था। क्योंकि जो पुलकित के पिता थे वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, और उसके बाद से कहीं न कहीं जो मामला है विपक्ष ने बड़े जोर-शोर से उठाने का काम उत्तराखंड के अंदर किया था। और आप देखिए, देखा होगा आपने कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे, किस तरीके से जो कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। तो इसी तरीके से देखिएगा कि इसी मामले को देखते हुए कहीं न कहीं जो ठीक है। सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है, और कोर्ट के चारों तरफ कहीं न कहीं जो 2 किलोमीटर का दायरा है उसमें किसी भी वाहन का आना-जाना बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया है, और इसके साथ ही उसके पास 4 से 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जी। ठीक है। अब एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल ये कि अगर अंकिता भंडारी के पक्ष में ये मामला जाता है, सजा का ऐलान होता है पुलकित की तरफ से, तो क्या पुलकित के जो वकील हैं उनकी तरफ से फिर हायर कोर्ट की तरफ भी अपील की बात संभावना नजर आ रही है, और यही चीज फिर अंकिता भंडारी के पक्ष की बात से भी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कुणाल, यदि मामला पुलकित के पक्ष में जाता है तो लाजिमी है कि जो अंकिता के परिजन हैं वो कहीं न कहीं हाई कोर्ट का सहारा ज़रूर लेंगे, और यदि अंकिता के पक्ष में ये मामला जाता है तो ये भी लाजिमी है कि पुलकित के जो वकील हैं वो कहीं न कहीं हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, ठीक लेकिन है। अभी ये कहा जा सकता है, अभी कहीं न कहीं सभी को इंतज़ार है तो बिल्कुल। सिर्फ़ इस फैसले का है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की नज़र कहीं न कहीं इस मामले पर टिकी हुई है। और आज जो कहा जाए कि जो फैसला आना है उसके बाद देखने वाली बात हो किस तरीके से जो पक्ष है या विपक्ष है वो किस तरीके से अपने कदम आगे उठाते हैं। शुक्रिया आपका धनराज, हमारे साथ राजधानी देहरादून से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल राजभवन में 20वें गवर्नेंस कप गोल्फ प्रतियोगिता का कॉटन रेसर हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि 30 मई से 1 जून तक होने वाली प्रतियोगिता में देश भर के 77 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। राज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष गोल्फ कोर्स के सभी 18 होल्स को उत्तराखंड की पर्वतीय श्रृंखलाओं और नदियों के नाम दिए गए हैं, जो इस वर्ष खिलाड़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। नैनीताल के राजभवन में गवर्नेंस कप गोल्फ प्रतियोगिता की तारीख की घोषणा की गई। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए राजभवन द्वारा गोल्फ को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में नन्हे बच्चों से लेकर सुपर वेटरन खिलाड़ियों के खेलने के प्रतियोगिता में आकर्षण और बढ़े हैं। लगभग 45 एकड़ क्षेत्र में बने राजभवन के इस गोल्फ कोर्स में होने जा रही गोल्फ कंपटीशन में आयोजित प्रेस में राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ कोर्स के सभी 18 होल्स को उत्तराखंड की पर्वतीय श्रृंखलाओं और नदियों के नाम से नवाजा गया, जो इस वर्ष खिलाड़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि गोल्फ को लेकर बच्चों में रुचि बढ़ी है और अप्रैल महीने में लगाए गए कैंप में 451 बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। राजभवन के अंदर में आज कर्टन रेजर कार्यक्रम किया है, और आपने बहुत सुंदर कहा कि इसके अंदर में जो पार्टिसिपेशन है बढ़ चढ़कर है। इस बार 177 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके अंदर में हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। और जिस प्रकार आपने कहा कि एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, दूसरा खेल के अंदर में रुचि भी बढ़ी है। इस बार अप्रैल के महीने के अंदर में हमने कैंप 20 दिन का कैंप चलाया था, जिसके अंदर में 451, और उसके अंदर में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे थे। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि हमारी बेटियां, छोटे बच्चे, महिलाएं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्चुअली पूरे परिवार को, समाज को बहुत अच्छा लगता है जब गोल्फ जैसी गेमों के अंदर में उत्तराखंड का, प्रदेश के अंदर में परिवार एक गोल्फ खेलना चाहता है। सच कहूं तो इसमें जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने आप जो फिट इंडिया
स्वस्थ इंडिया और खेलो इंडिया, इसके अंदर में एक नेचुरल पार्टिसिपेशन दी हुई है। हमारे 18 होल्स हैं इस कोर्स के अंदर में, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सेटिंग के अंदर में है। हमने क्या किया है, हर एक का जो 18 है उनके नाम अपने पर्वतों के ऊपर में, हमारी नदियों के ऊपर में, तो ऐसा लगता है उनका नाम लेने से हमने उनको इंक्लूड किया है। इधर उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण नियमावली के लिए धामी सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिससे नियमावली की तकनीकी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन करके फैसला लिया जा सके। अब बुधवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा की गई। सीएम ने बताया कि जल्द उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए नीति तैयार की जाएगी। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये समिति कर्मचारियों के आंकड़ों और सेवा अवधि सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि प्रदेश में उपनल कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, इस पर काम करेंगे और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है। इधर जू जित्सु में भारत का नाम रोशन करते हुए हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर है। नव्या पांडे जू जित्सु खिलाड़ी के रूप में एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। नव्या की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने नव्या से शीघ्र ही मुलाकात करने की बात कही। नव्या ने इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई नौकरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बता दें कि पिछले वर्ष नव्या पांडे को खेल कोटे के तहत उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग में नौकरी दी थी। नव्या का प्रदर्शन राज्य के अन्य युवाओं को भी प्रेरित करेगा। वहीं सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब अच्छे नतीजे भी ला रहे हैं, जो युवाओं में खेलों के प्रति सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है। इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात करके। बहुत अच्छा सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा में। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इधर उत्तराखंड के अंबर तालाब क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर अहिल्याबाई होलकर द्वार का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने द्वार का लोकार्पण कर अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के प्रतीक के रूप में हमारे लिए आदर्श हैं। उनके शासनकाल में किए गए जनहितकारी कार्य आज भी अनुकरणीय हैं। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा से शासन की मिसाल पेश की। उनका योगदान केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि उन्होंने तीर्थ स्थलों के निर्माण, गरीबों की सेवा और नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर में स्थापित ये द्वार नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का कार्य करेगा और उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित। जयंती के अवसर पर यहाँ पर आज प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ
यहाँ पर मंदिर है अहिल्याबाई होलकर जी का, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी वंचित ये जगह थी, तो यहाँ पे प्रवेशद्वार बनने से लोगों को माता राजमाता के बारे में पता लगेगा, जिन्होंने हमारी संस्कार और संस्कृति बचाने का काम किया, जिन्होंने उस समय पर मंदिरों का निर्माण किया जब मुगलों का राज हुआ करता था। तो आज इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया, और आज यहाँ की स्थानीय जनता बहुत खुश है और सभी लोगों के मन में एक उत्साह है, और अपनी राजमाता के प्रति सभी एक जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने उनके इतिहास के बारे में सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग उत्साहित हैं कि उनके बारे में जानने। इधर मसूरी में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर बीजेपी द्वारा चित्रकला व मेहंदी कंपटीशन का मसूरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में मसूरी के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने शिरकत की। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि भाजपा मसूरी मंडल द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के पावन अवसर पर एक सांस्कृतिक व रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर छात्राओं और युवतियों के लिए चित्रकला व मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को अहिल्याबाई के जीवन, त्याग और प्रशासनिक योगदान के प्रति प्रेरित करना है। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन, कार्यों और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सुंदर व प्रेरणादायक चित्र भी प्रस्तुत किए। माननीय हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा, हृदय से आभार करना चाहेंगे कि जिन्होंने ऐसी हस्ती को इतिहास से बाहर निकाला है, अहिल्याबाई होलकर को, जिन्होंने एक महिला होते हुए बहुत ही सुंदर शासन दिया, बहुत ही सुंदर शासन किया। एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मालवा राज्य की रानी का कार्यभार संभाला। उन्होंने जो कार्य किए वो देश के लिए एक गर्व की बात है कि एक महिला होते हुए उन्होंने महिलाओं के प्रति हमारे जो पौराणिक जो इतिहास है या हमारे जो मंदिर हैं, जितने भी मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे उनको ठीक करना, काशी विश्वनाथ को स्थापित करना, उनका जो बहुत बड़ा एक आस्था शिव में थी, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ को स्थापित किया। उन्होंने जितना काम महिलाओं के लिए किया, अपने राज्य में झगड़े, बहुत ही न्याय उन्होंने अपनी जो राज्य की जनता है उन्हें दिया, और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, स्त्रियों के लिए बहुत काम किया, धर्म के प्रति बहुत काम किया। एक अविस्मरणीय जो है उन्होंने शासन भारत में किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी जो महिला हैं जिनको हमें भी शायद नहीं पता था, आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को इतिहास से बाहर निकाला है। बिल्कुल, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में और खासकर मसूरी मंडल में एक बहुत ही विस्तारपूर्वक व्यापक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 और 22 तारीख में अस्पताल में साफ सफाई, फल वितरण, महिलाओं को पैड वितरण के साथ साथ 28 से लेकर 31 तक एक बहुत ही भव्य अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। 29 तारीख को आज मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक बालिकाओं ने भाग लिया। हमारा कर्तव्य बनता है महिला वर्ग को, बालिकाओं को आगे लाना, और उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम किया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि सभी मसूरी की जो बालिकाएं हैं, स्कूल हैं, बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले 2 दिन भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, और अहिल्याबाई होलकर जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है किस प्रकार से देश की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, गरीबों के लिए न्याय की बात करनी चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पानी के प्याऊ कुएं जिस प्रकार से उन्होंने 300 वर्ष पूर्व बनाए थे, आज भी वो समय आ गया है कि हमें उन बातों को, उन सिद्धांतों को आगे ले जाते हुए पूरे भारतवर्ष में विकास की नदियां, विकास की लहर बहानी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो हमारे जो वंश हैं, जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो उनसे सीखकर आगे बढ़ें और महिला सशक्तिकरण, महिला। इधर नैनीताल जनपद के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी सोना गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन लेने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 111 ग्राम वजनी नकली सोने की चूड़ियां बरामद की, जिन पर कूट रचित हॉलमार्क अंकित था।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह दिल्ली और अल्मोड़ा में सक्रिय है और बेहद चालाकी से नकली आभूषणों को असली बताकर बैंकों से लोन रुपए के हासिल करता था। अब बीते साल 24-25 में भी हल्द्वानी, बन, फूलपुरा, मुखरनी स्थित क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में जब बकाया गोल्ड लोन का ऑडिट प्रक्रिया पूरी हुई तब बैंक अधिकारियों के होश उड़े। ऑडिट में खुलासा हुआ कि जिन आभूषणों को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया गया वो नकली निकले। इस घोटाले में सामने आए संबंधित बैंकों की ओर से विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल ने एक संयुक्त टीम का गठन कर इस मामले की जांच का जिम्मा दिया। जांच के क्रम में 28 मई को मुखबिर की सूचना पर हल्द्वानी पुलिस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास से 2 आरोपियों अभिषेक और पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों में हल्द्वानी शहर के अलग अलग थानों में बैंकों के द्वारा कुछ एफआईआर करवाई गई, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई कि नकली सोना रख के उनसे गोल्ड लोन लिया गया और बाद में जब क्वालिटी चेक की गई तो उस सोने की क्वालिटी नकली पाएगी। इस मामले में हमारी जो विवेचना अधिकारी जो हैं उनके साथ साथ में थाने की टीमें भी लगी हुई थी, एसओजी की टीम लगी हुई है और कल इन लोगों को एक बड़ी सफलता मिली। कुछ गिरोह से जुड़े हुए लोग जो हैं इन्होंने गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से कुछ नकली आभूषण बरामद हुए और उन आभूषणों के माध्यम से ये लोग इसी तरीके से फर्जी जो है गोल्ड लोन का कार्य करते हैं। इनके जो प्रारंभिक पूछताछ उसके आधार पर 2 और अभियुक्त हैं जो इस मामले में जुड़े हैं, उनकी पुलिस तलाशी कर रही है तथा कुछ और लोग भी हैं दिल्ली के इसमें जो इस तरीके से इनको फेक ज्वेलरी बना के देते हैं। इन लोगों के द्वारा कुछ अन्य बैंकों में भी गोल्ड लोन लिया गया, उसके संदर्भ में भी जांच की जा रही है कि क्या वो जो ज्वेलरी है वो भी फर्जी है या वो असली ज्वेलरी है। इसमें कुछ बैंक के जो ज्वेलर्स हैं और बैंक की जो कार्यप्रणाली उसकी भी जांच की जा रही है कि बैंक किस आधार पर लोन देते टाइम ये वेरीफाई करता है कि ये जो ज्वेलरी है नकली है या असली है। तो जिनको पकड़ा है कहाँ के रहने वाले हैं? एक अभियुक्त इनमें अल्मोड़ा का, एक बागेश्वर का रहने वाला है। तो बाकी जो अभियुक्त जो इनसे जुड़े हुए हैं जो जिनके संदर्भ में पुलिस तलाशी कर रही है वो लोग कुछ मैदानी क्षेत्रों से, कुछ दिल्ली के भी हैं। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।